ऑल इंडिया कौमी तंजीम के पश्चिम बंगाल के हमारे सदर कमरुज़्ज़मा कमर साहब, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ख्वाजा अहमद साहब, गिरीश दुबे जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सावंती सिंह जी, काजी साहब, बॉबी शहजादा साहब, तपन अग्रवाल जी, पीरजादा साहिद साहब, पांडे जी, राजा अहमद खान साहब, ख्वाजा जावेद साहब, मलिक साहब और सभी तमाम जो यहाँ पर मौजूद हाज़रीन हैं, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हमारी बहनें, नौजवान साथियों, मैं कमरुज़्ज़मा साहब को और सभी लोगों को, आप सबको बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ख़राब मौसम में भी आप सब लोग जमा हुए और ये प्रोग्राम एक तरह से कहा जाए तो अचानक जमा साहब ने तय कर दिया, क्योंकि मैं एक पार्लियामेंट की कमेटी आई हुई है रेलवे की, उस कमेटी में हिस्सा लेने के लिए मैं आया था, लेकिन इन लोगों की मोहब्बत थी, आप सबकी मोहब्बत थी कि आपने आज ये छोटी सी नशिश में यहाँ रखी और उसमें मुझे मदद किया। आप सब जानते हैं कौमी तंजीम के बारे में, इसकी तारीख के बारे में सब बातें अभी ख्वाजा साहब ने भी और तमाम लोगों ने कही कि किस तरह से हम लोगों ने कौमी तंजीम को बनाया था, संवारा था। सुल्तान साहब जो हमारे बहुत करीबी दोस्त कहें, उनको भाई कहें, और आज इत्तेफाक से जैसा ख्वाजा साहब ने कहा कि आज उनका योग पैदाइश है, मैं भी अपनी तरफ से वो खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और पश्चिम बंगाल में जो कुछ कौमी तंजीम ने शक्ल सूरत इख्तियार की, उसमें सुल्तान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जहाँ तक कौमी तंजीम का सवाल है, मैं उन वाक़यात को दोहराना नहीं चाहता। मैं यही कहूँगा कि कौमी तंजीम जब हम लोगों ने उसकी बुनियाद रखी थी तो उसके पीछे एक ही मकसद था कि मुल्क के अंदर जो फ़िरका परस्ती की वबा चल रही है और जिस तरह से मुल्क के अंदर नफ़रत और घिरजा की कोशिश की जा रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे मुल्क को कैसे निजात। जहाँ तक फ़िरका परस्ती का सवाल, शोभा साहब ने भी कहा कि ये मुल्क के लिए फ़िरका परस्ती का जो जहर है कि बहुत ही ख़तरनाक है और इसका नुकसान आने वाली नस्लों को होगा, क्योंकि एक बार ये जहर समाज में, मुल्क में अगर घुल जाता है, शामिल हो जाता है, तो यकीनन उसका नुकसान सदियों रहता है। बहुत मुश्किल के बाद 1947 के बाद हमारे बुजुर्गों ने, गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना आज़ाद हो, उसके बाद कई और तमाम लोगों ने जो हमारी आज़ादी के रहनुमा थे, उन सबों ने मिलकर, बाबा साहब अम्बेडकर हो, सब लोगों ने मिलकर इस मुल्क को एक ऐसे आइन पेश किया, एक ऐसा संविधान बनाया जो सबको कबूल था, जिसको कहा जाए कि बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, मंथन के बाद हमारे मुल्क का आइन बना, हमारे मुल्क का संविधान बना। और उसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि चूँकि हमारे मुल्क के अंदर अलग अलग कौमें रहती हैं, अलग अलग मज़हब, अलग अलग ज़बान, अलग अलग तहजीब और पता नहीं कितनी तरह की मुख्तलिफ चीज़ों से जो लोग जिसको अपनाए हुए उनको सबको समेटते हुए इस मुल्क की आइन को की बुनियाद रखी है। यानी जो एक लफ्ज़ में अगर उसको कहा जाए
तो गांधी जी ने कहा था सर्वधर्म समभाव, यानी सभी मज़हब की इज्जत करना, सभी मज़हब को साथ लेकर चलना, यही हमारा जो आइन का जो जिसको कहा जाए कि एक प्रकार से उसकी रूह, उस प्रकार से उसकी आत्मा, उस आत्मा को आज फिर एक बार पूरे मुल्क के अंदर उसको मजलू करने की कोशिश हो रही है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब हम सब लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि अगर ये मुल्क नफरत और आपसी भेदभाव में अगर वो एक तरह से शामिल हो गया तो जो हमारा मकसद था आज़ादी का वो फौत कर जाएगा। उस आज़ादी के मकसद को हमको बनाए रखना है और हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसा मुल्क बनाए जिसका ख्वाब या जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया। तो उससे सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, सबका सामूहिक यानी सब लोग मिलकर उसकी हिफाजत करेंगे तभी उसकी हिफाजत होगी। कुछ हमारे मुल्क के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं उनकी बुनियादी इसी बात पर है कि नफरत और घृणा कैसे बढ़ाया जाए, कैसे धार्मिक उन्माद पैदा किया जाए, मजहबी जुनून पैदा किया जाए। तो वैसे लोगों से कैसे हम समाज को, मुल्क को बचाएं, ये हमारे कौमी तंजीम की कोशिश है। हम नहीं हम कह सकते, हम दावा नहीं करते कि हम अकेले इस काम को अंजाम दे सकते हैं। इसमें जब तक पूरे मुल्क के अंदर जो तमाम सेकुलर ताकतें हैं जो इस मुल्क के अंदर गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर भाईचारा बना रहे, उन सब की कोशिशों के बाद ही ये काम मुमकिन है। क्योंकि मज़हब एक ऐसा लफ्ज़ है या ऐसी चीज़ है जो इंसान को बहुत जल्दी अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मज़हब की बुनियाद पर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मरकज़ में हो या अभी पश्चिम बंगाल में हो हुकूमतें बन रही हैं, तो लोगों को लगता है कि ये शॉर्टकट रास्ता है। ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सब परिवार है उसका ये मानना है, उनका ये विश्वास है, भरोसा है कि अगर हम मज़हब की बुनियाद पर हम चाहेंगे तभी हुकूमत बन सकते हैं। और इसके लिए उनको ज़रा भी इस बात की फिक्र नहीं है कि इस मुल्क की सालमियत खतरे में पड़ सकती है, इस मुल्क का वजूद खतरे में पड़ सकता है, इसकी फिक्र उनको बिल्कुल नहीं है। उनका एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है कि हमको हुकूमत में आना है, चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े, हमको हुकूमत में। तो जिस पार्टी या जिस विचारधारा का ये ख्याल हो, सोच हो कि हमको सिर्फ हुकूमत में रहना है, चाहे उसके लिए हम अपने मुल्क की जो बुनियादी उसूल है उनको भी अगर हमको छोड़ना पड़े तो छोड़ने को तैयार। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हम सबको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। हम सब भी बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, तो जज्बात से मसले का हल नहीं होता है। हमारे अंदर भी ख़ास तौर पर लोग कहेंगे यहाँ पर हमारे मुस्लिम भाई हैं, तो मुस्लिम के अंदर भी हमको देखना होगा। देखिए, फ़िरका परस्ती जो होती है वो किसी भी कौम की अच्छी नहीं होती, चाहे वो मुसलमानों की हो, हिंदुओं की हो, सिखों की हो, क्रिश्चियंस की हो, किसी की भी हो। फ़िरका परस्ती एक कैंसर है, एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है और उसको हमको ठीक रखना ज़रूरी है। मुल्क को अगर हम मुल्क की सालमियत चाहते हैं, एकता चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि फ़िरका परस्ती की जगह किसी भी कौम में नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहें कि हिंदू फ़िरका परस्ती हमारे लिए ख़तरनाक है,
और मुस्लिम फर्का परस्ती सही है तो ये गलत है। हमने देखा इस इलेक्शन में भी देखा पश्चिम बंगाल में और भी कई जगह हम देखते हैं कि लोग ऐसी जमायतों को उनको तरजीह देते हैं या उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं जो यकीनन उसका फ़ायदा वो दूसरी फर्का परस्ती या हिंदू फर्का परस्ती को मिलता है, वो बीजेपी को मिलता है। तो इसलिए हमको बहुत समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है, जज्बाती होने से नहीं, पूरे होश आवाज़ में हमको इन चीज़ों को देखना है। और आप इस बात को मान के चलिए, हमारे बहुत सारे जो अक़लियत के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो खौफज़दा है। ख़ासतौर पर पश्चिम बंगाल में जो सरकार आई है उससे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि हमारा क्या मुस्तक़बिल होगा, क्या भविष्य होगा। तो एक बात आपको मैं साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो सेकुलर ताकत है वो बहुत मजबूत है और वो हमारे साथ है, वो हमारी लड़ाई में हमारा साथ है और इसलिए हमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हमारा मकसद इतना ही होना चाहिए कि उन तमाम सेकुलर जमायतों को, रहनुमाओं को अपने साथ समेटें, उनके साथ जुड़े, क्योंकि सेकुलरिज्म अगर कमज़ोर होता है इस मुल्क के अंदर तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा इस मुल्क की अक़लियत को। तो सेकुलरिज्म को हमको कमज़ोर होने नहीं देना है, सेकुलरिज्म की लड़ाई हमको लड़नी है। और जैसा मैंने कहा कि वो सेकुलरिज्म की लड़ाई चाहे वो दूसरे कौम की हो या अपने कौम की, सभी जगह हमको लड़ना पड़ेगा, तो तभी जाकर हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। तो कौमी तंजीम ने पहले भी कई अहम मुद्दे उठाए हैं, वक्तन फ़ौक्तन हमने जो भी समाज के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए कुछ ज़रूरी होता है उस पर आवाज़ उठाते हैं। जैसा अभी ख्वाजा साहब ने कहा, एक ज़माने में बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि टाडा एक लगता था कि ख़ास तौर पर अक़लियत के लोगों के लिए बनाया गया, उनको परेशान करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए बनाया गया। तो हम लोगों ने उस वक्त हमारी गवर्नमेंट की मरकज़ में नसीबा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, हम लोगों ने जाफर शरीफ साहब कौमी तंजीम से बहुत जुड़े हुए थे, उनकी सदारत में, उनकी रहनुमाई में हम लोग मिले, बात किया और उन्होंने कहा कि ये गलत है और टाटा का जो वक़्फ़ा ख़त्म हो रहा था उसको आगे न बढ़ाया गया। तो इसी तरह नरसिम्हा राव जी इसके लिए तैयार हुए और टाटा ख़त्म हुआ। उसी तरह से और भी ऐसी कोई मसाइल हमारे सामने आए हैं तो उसको हम लोगों ने बखूबी अंजाम देने की कोशिश की है और उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की। तो आप सब हजरात से यही कहेंगे हम कि आप कौमी तंजीम से जुड़िए और नादान दोस्तों से होशियार रहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमारे ज़ाहिरन वो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन नादानी में बहुत कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो आगे चलकर हमको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो नहीं हो, हमको कीमत चुकाने की ज़रूरत ना हो, हमको ऐसे नादान दोस्तों से बचने की ज़रूरत है जो हमारे जज्बात से खेलते हैं। वो जज्बात, क्योंकि हमारे बारे में ये अंदाज़ा है, लोगों का कहना है कि हम बहुत जज्बाती कौम हैं, तो हमारे जज्बात से खेलना बहुत आसान। शेर व शायरी सुना दिया तो आप जज्बाती हो जाते हैं, कव्वाली सुना दिया तो आप जज्बाती हो जाते हैं, कोई ऐसी तकरीर कर दिया जो आपको अच्छी लगती है तो आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं। तो जज्बात से कौमें नहीं बनती, जज्बात से मुल्क नहीं बनता। हमें होश व हवास के साथ कोई भी फैसला हम लें तो होश व हवास में, ख़ास तौर पर सियासी फैसला जब भी हम लें तो हमें देखना होगा कि हमारा क्या वो मकसद है, हमको किस तरह से इस मुल्क के अंदर किस तरह की सियासत हमको चाहिए, किस तरह की हुकूमत चाहिए। एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो तमाम लोगों को एक साथ लेकर चलने में यकीन रखती है, भरोसा रखती है, या ऐसी जमायत हो जो सिर्फ हमारे बीच में
बेहतर पैदा करने की कोशिश करती है। तो मैं आप सबका उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो मकसद है कौमी तंजीम का, और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने बताया अभी, एक ज़माना था कि कौमी तंजीम पश्चिम बंगाल में बहुत उसकी जड़ें मजबूत थी और करीब करीब सभी ज़िले तक हम लोगों ने उसकी शाखें बनाई थी और उसको एक ताकत दिया था, एक सियासत उसके अंदर। मेरा कौमी तंजीम का जो सही मकसद है वो एक लोग ये भी कह सकते हैं कि लोगों के अंदर सियासी शऊर पैदा करना है। अगर हम सारे अगर फैसला लेते हैं तो उसमें सोचना, हमारा सोच ये होना चाहिए कि इससे कौन का मुल्क का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। जब तक हम ये सोच कर फैसले नहीं लेंगे तब तक हालात बदलेंगे और हमको उसी रास्ते पर चलना होगा। तो मैं आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सब जो बातें होती है अक्सर खासकर इलेक्शन के वक्त में जो कहा जाता है कि घुसपैठिया आ गए। अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव था तो घुसपैठिया आ गए, इसके पहले बिहार में चुनाव था तो वहाँ आ गए, और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ घुसपैठिया आ जाते हैं। तो ये घुसपैठिया का जो हुआ है वो सिर्फ डराने के लिए, किसको डराने के लिए? हिंदू भाइयों को डराने के लिए। हमको लगता है कि ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि जो उनकी आबादी 82% है वो 18% के लोगों से घबराएं या डरे, तो ये तो अजीब सा लगता है। तो यही कोशिश होती है हमारी बीजेपी की, वो हिंदू भाइयों को डरा कर रखना चाहते हैं, अरे हवा खड़ा करना चाहते हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम होशियार नहीं हुए, तुम आगे नहीं बढ़े तो तुमको ये खा जाएंगे, तुमको ये ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जब तक दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि अक्सरियत को अक़लियत से डर हो, लेकिन हमारे मुल्क में ये काम किया जा रहा है कि अक्सरियत को डराया जा रहा है अक़लियत से। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इन चीज़ों को हमको उस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसका हल निकले। असल जो इस मुल्क की जो मसाइल हैं वो कॉमन है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए कॉमन है। बेरोजगारी, हिंदू का भी नौजवान बेरोजगार है, मुसलमान का भी नौजवान बेरोजगार है और सभी कौमों के नौजवान आज बेरोजगार है। बेरोजगारी से वो परेशान है, त्रस्त है। उसी तरह से करप्शन से सबको, करप्शन सबके लिए बराबर है, सबको नुकसान कर रहा है, सबको परेशान कर रहा है। महंगाई, ये महंगाई अगर हम ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के सही मानों में हिंदुओं की पार्टी है तो हिंदुओं को महंगाई से बचा लेती, उनको सस्ते दाम पर वो गैस सिलेंडर दे देती, मत देती मुसलमानों को, मत देती दूसरे लोगों को, सिर्फ हिंदुओं को सिलेंडर देते सस्ते दाम पर। तो आप समझेंगे कि सही मानों में भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बहीखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो जब महंगाई की मार होती है तो सब पर होती है, सारे कौमों पर होती है, सबको बाजार जाना होता है, सभी को अपने बाल बच्चों के लिए परवरिश करना होता है, तो उनको ये मुसीबत झेलनी पड़ती है। तो इसलिए कहेंगे कि इस सरकार का, मोदी जी की जो सरकार है उसकी कोशिश यही रहती है कि लोगों को ऐसे मामलों में उलझाओ ताकि लोग गरीबी की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, भ्रष्टाचार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। ऐसे कोई नेशनल इश्यूज को लोगों को के नज़र में आने नहीं देना है। तो इसलिए वो हमेशा भटकाते हैं, हमेशा हम लोगों को गलत दिशा देने की कोशिश करते हैं। तो मुल्क का जो असली मसाइल है वो महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उस पर फोकस करने की आवश्यकता थी। कोई भी हुकूमत उसको, उसकी जो पहली कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि इन मसाइलों को कैसे हल किया जाए, कैसे देश के लोगों को राहत पहुंचाया जाए, कैसे गरीबों को राहत पहुंचाया जाए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए था, ये मकसद होना चाहिए। लेकिन यहाँ मकसद बदल दिया, हमको मंदिर और मस्जिद को उलझा दिया गया, हिंदू मुसलमानों को उलझा दिया गया। और इसी तरह कोशिश यही होती है कि हम उन मसलों को लेकर
आगे बढ़े या उसमें उलझ जाए, ताकि हमारा असली मकसद जो है, जो असली हमारे मसाइल हैं, उससे हमको जो हम दूर कर दिए। तो हम लोग को इस बात को समझने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि कमरुज़्ज़मा साहब जो इंडिया के भी प्रेसिडेंट हैं, बहुत लंबा इनको उस बात का एक्सपीरियंस है कि संगठन चलाने का अनुभव है। तो उनकी सदारत में कौमी तंजीम पूरे पश्चिम बंगाल में एक और मजबूत और ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, मैं मानता हूँ। और उनकी मदद के लिए साझा तैयार है। और आप सब लोग हैं, आप सब की थोड़ी सी अगर थोड़ा भी ताउन मिलेगा तो मुझे यकीन है कि पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार कौमी तंजीम को मजबूत करेंगे। और जो हमारी लड़ाई है वो फिरकापरस्ती से है और संकीर्ण विचारधारा से है, जो इस मुल्क के अंदर लोगों के दिमाग को जहरीला बनाने का काम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उनसे है और वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक हम उसको ख़त्म न करें। लड़ाई लंबी ज़रूर है, मकसद हमारा साथ है। और मैंने ऐसा कहा कि हम तमाम लोगों को, तमाम सेकुलर पार्टियों को, सेकुलर ताकतों को हम अपने आप से जोड़ने की कोशिश करें और उनके साथ चलने का कोशिश करें। और जो भी फैसला लें वो सोच समझ कर। जिस छोटे से हॉल में हम बैठे हैं, इसमें हर तरह के फूल हैं और ये अपने आप में एक गुलदस्ता है। तो फूल अगर अलग अलग होता है तो बिखर जाता है, लेकिन एक साथ होता है तो इस तरह से बुकेट बन जाता है, एक गार्डन बन जाता है। तो हमारा काम रहेगा कौमी तंजीम का, ये जो बिखरे हुए फूल है और अगर उसमें कुछ कांटे भी हैं तो सबको साथ लेकर एक गुलदस्ता का रूप दे दे उसको। जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं आता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ों में भी है, जंगलों में भी है, और वो ऑर्गेनाइजेशन शहर में भी है, गांव में भी है। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए ज़रूर उन तक पहुँचेंगे और तमाम साथियों को लेकर एक ऐसा तंजीम बनाएंगे जो आपने कौमी तंजीम का एक हवाला दिया कि क्यों इस तंजीम को बनाया गया। मैं समझता हूँ कि जब ये बना था तब शायद हिंदुस्तान की हालत नहीं थी, लेकिन पिछले 14-15 सालों से जिस तरह से दिलों को बांटा जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, जिस तरह से कानून को बिल्कुल नदारद करके अपनी बात को डिक्टेटराना अंदाज में लगाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों की हम मजम्मत करते हैं कौमी तंजीम की तरफ से। हम यही उम्मीद करते हैं कि तारिक अनवर साहब जो बहुत पुराने और तजुर्बाकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जज्बात को, बंगाल के लोगों के जज्बात को, बंगाल के लोगों के साथ जो मसाइल पेश आ रहे हैं उसको कोशिश करेंगे पार्लियामेंट के फ्लोर में भी लाने का, ताकि अगर कोई फीडबैक यहाँ से उनको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सब देने के लिए तैयार रहेंगे।